आज हम बात करेंगे अपने रीड के प्रीवियस शीट पेपर के बारे में। हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी है आर्गुमेंट तर्क, ऑप्शन सी है परिपक्वता और ऑप्शन डी है कल्पना इमेजिनेशन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सही बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन सी परिपक्वता। ठीक है, कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम यानी कि लर्निंग की कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो परिपक्वता नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंबम भी है, तर्क भी है, कल्पना भी है, लेकिन परिपक्वता ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। हमारी एक्सप्लेनेशन से कि बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया जो है वो परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करना सीखता है। मतलब अब आपसे पूछेगा कि परिपक्वता आखिरकार होती क्या है, तो आप कहेंगे कि जिसमें व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियाँ होती है उस पर जो ऐसी क्या प्रतिक्रिया देना है वो देना सीख जाता है, तो उसे सीखने की प्रक्रिया में तर्क, प्रतिबिंब, कल्पना जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, परिपक्वता कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हम तर्क, प्रतिबिंब, कल्पना इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा परिपक्वता जो होती है ये आयु के साथ व्यक्तिगत व्यवहारिक या शारीरिक विशेषताओं का उद्भव जैविक या आंतरिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है, ना कि पर्यावरणीय अनुभवों के एक कार्य के रूप में। हमारा नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom। यानी कि हमारी जो लर्निंग थी, जो अधिगम थी, इसमें पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। ऑप्शन ए है E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोहलर और काफ्का, ऑप्शन सी है B.F. स्किनर और ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो बताइए, पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड देना और दंड यानी कि पनिशमेंट देना, ये अवधारणा हमारे अधिगम यानी कि लर्निंग में किसने प्रस्तावित की थी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी B.F. स्किनर। ठीक है, अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा B.F. स्किनर ने प्रस्तावित की थी। हमारी एक्सप्लेनेशन से अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा जो थी वो B.F. स्किनर ने दी थी। B.F. स्किनर के अधिगम सिद्धांत के मुताबिक पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देते हैं और ये सीखने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि जो B.F. स्किनर थे उन्होंने ये कहा था कि किसी व्यक्ति को अच्छे से सीखना है, अगर उसके विकास को दिशा देनी है तो पुरस्कार और दंड तो देना पड़ेगा। ये होता है क्या है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है और जब कोई इसके विपरीत बुरा करता है तो उसे दंड मिलता है। पुरस्कार और दंड बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। पुरस्कार और दंड हमें बाहर से मिलते हैं, मतलब पुरस्कार मिलेगा, टॉफी या कुछ भी दी जाएगी छोटे बच्चों को, वो पुरस्कार के रूप में बाहर से दी जाएगी। वैसे ही दंड मिलेगा, मतलब थप्पड़ मारा जाएगा या फिर कुछ और दंड मिलेगा कि तुम्हें आज चॉकलेट नहीं देंगे, तुम्हें आज हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो वो बाहरी रूप से ही मिलता है, ना कि आंतरिक रूप से। पुरस्कार सकारात्मक चीजें देता है जबकि दंड नकारात्मक चीजें देता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। यानी कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। दूसरा है कि अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, देयर इज ए रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस। ऑप्शन सी है अधिगम अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस। और ऑप्शन डी है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए इनेट मैकेनिज्म। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमसे पूछा था नहीं, कौन सा नहीं है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ये हमारा सही नहीं है, गलत है। जबकि हमारे अधिगम है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर को परिलक्षित करता है और अभ्यास के द्वारा ये क्या होता है, प्रभावित होता है। ये सभी सही है। हमारी व्याख्या भी है कि अधिगम की अवधारणा के लिए असत्य कथन है कि अधिगम कैसी है, एक जन्मजात प्रक्रिया।
अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ना कि उत्पाद है। अधिगम एक मौलिक और जीवन में चलने वाली प्रक्रिया यानी कभी रुकती नहीं है। मनोवृत्ति, व्यय, हाव भाव, गत्यात्मक कौशल, भाषा कौशल आदि। अधिगम हमारे अभ्यास जो होता है प्रैक्टिस, इससे इफेक्ट होता है और अभ्यास शिक्षार्थी के अधिगम का अधिक प्रभावी बना सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलने वाली होती है। ठीक है, और ये अभ्यास से प्रभावित होती है और अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? शिक्षा में जो अवधारणा मानचित्रण है ये किसके द्वारा सुझावित किया गया? ऑप्शन ए है कार्ल जुंग, ऑप्शन बी है मार्टिन ई सेलिगमैन, ऑप्शन सी है नॉम चॉम्स्की और ऑप्शन डी है जोसेफ डी नोवाक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोसेफ डी नोवाक। हमारी शिक्षा में जो अवधारणा मानचित्रण है ये सुझाव जोसेफ डी नोवाक ने किया था। ठीक है, याद रखना। मेरी व्याख्या है कि अवधारणा मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक के द्वारा सुझावित है। अवधारणा मानचित्रण का निर्माण कैसे होता है? यद्यपि कोई विशिष्ट चरण नहीं है, फिर भी जो अवधारणा मानचित्रों पर अपने लेखन में जो जेडी नोवाक है उनके द्वारा सुझाए गए चरणों का एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए अनुसरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक शिक्षण कॉग्निटिव टीचिंग, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक शिक्षण डेस्क्रिप्टिव टीचिंग, ऑप्शन सी है भावात्मक शिक्षण अफेक्टिव टीचिंग, ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक शिक्षण साइकोमोटर टीचिंग। को बताइए कि टीचिंग का कौन सा प्रकार शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उस पर आधारित नहीं है। नहीं पूछा था शिक्षण के उद्देश्यों पर, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, तो जो वर्णनात्मक शिक्षण है ये इस पर आधारित नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव, मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर ये तीनों हैं लेकिन वर्णनात्मक नहीं है। हमारी व्याख्या भी है कि वर्णनात्मक शिक्षण शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। वर्णनात्मक शिक्षण एक शिक्षण की विधि होती है जिसमें किसी भी अवधारणा को विस्तार से समझाने के लिए कई जो संसाधन होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है जिसे हम शिक्षा के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? एक व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसमें वांछित परिवर्तन होता है जिसे हम किसके माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं? शिक्षा के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशाग्रिकता से विचारों की सूची के एकमात्र के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी यानी मस्तिष्क विप्लव युक्ति, दूसरी है स्वामित्व अधिगम युक्ति मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी, थर्ड है समस्या समाधान युक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी और फोर्थ है कि अन्वेषण युक्ति यानी कि ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा सही आंसर है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क विप्लव युक्ति यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एकाग्रता से विचारों की सूची के एकत्रण के दौरान विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को मस्तिष्क विप्लव युक्ति या फिर हम उद्दीलन विधि कहते हैं। सृजनात्मक या अभिनव समाधान की मांग करने वाली समस्याओं को शिक्षक के द्वारा छात्रों को मस्तिष्क विप्लव युक्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निशाग्रिकता से जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, इनकी सूची के एकत्रण के द्वारा हम जो समस्या है उसके समाधान की जो समूह रचनात्मकता विधि है उसे मस्तिष्क विप्लव युक्ति यानी उद्दीलन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? देखो नहीं पूछा है। विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग? ऑप्शन ए है प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट,
दूसरा हमारा है अंतर्व्यक्तित्व समायोजन, इंट्रापर्सनल एडजस्टमेंट। थर्ड है प्रशंसा तथा आलोचना, प्राइज एंड क्रिटिसिज्म। और फोर्थ है आकांक्षा स्तर, यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन। तो कौन सा हमारा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, अंतर्व्यक्तित्व समायोजन, इंट्रापर्सनल एडजस्टमेंट ये नहीं है, क्योंकि जो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है, इससे हमारी प्रगति और परिणाम का ज्ञान भी संबंधित है, प्रशंसा और आलोचना से भी होता है संबंधित, और आकांक्षा स्तर से भी होता है, लेकिन अंतर्व्यक्तित्व समायोजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा अधिगम में जो अभिप्रेरणा की भूमिका है, यह अंतर्व्यक्तित्व समायोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ये होती क्या है अंतर्व्यक्तित्व समायोजन? ये एक सामाजिक कारक होता है जो कक्षा के समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है, क्लासरूम में समायोजन के लिए जो क्या होता है, जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, विच इज द मेन फिलोसफी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पहला है व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, लर्निंग वोकेशनल स्किल्स। दूसरा है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के सीखना। थर्ड है शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, लर्निंग को करिकुलर एक्टिविटीज। और चौथा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड ओवरऑल इवोल्यूशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए कौन सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, ऑप्शन बी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। आपने भी सुना होगा कि किसके सीखना, बिना बोझ के सीखना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य दर्शन है कि बिना बोझ के सीखना, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीईएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भारत में विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने क्या किया है, प्रकाशित। एनसीईएफ के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जरा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि बच्चों की सीखने में जो इंटरेस्ट यानी कि रुचि होती है उसको बढ़ाना, बच्चों को मूल्यवान महसूस कराना कि बच्चे बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब कई सारी जो भाषा है उसमें शिक्षा देना, रटकर सीखने को कम करना, किसको कम करना, रट्टा मारने की पद्धति जो है उसको कम कर देना। ठीक है, बाल केंद्रित सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, बच्चे जो है वो सेंटर में, ना तो हमारी पुस्तकें सेंटर में होंगी, ना हमारे टीचर होंगे, ना हमारा विद्यालय होगा, सेंटर में कौन होंगे, बच्चे, यानी कि बाल केंद्रित जो है वो सेंटर में रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। सेकेंड कह रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। थर्ड कह रहा है प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। और फोर्थ है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, मिनिमम 60 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर अ टीचर। तो बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये कथन बिल्कुल गलत है, बल्कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है कि भारत की संसद का आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम यानी कम से कम मानदंडों को निर्दिष्ट करने वाले 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बालकों को मौलिक अधिकार के कारण इस अधिनियम को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट है कि
who has not contributed to the development of action research in education, यानी कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए है कर्ट लेविन, ऑप्शन बी है B.R. वकिंगम, ऑप्शन सी है स्टेफन एम कोवे और ऑप्शन डी है स्टेफन एम कोरे। तो बताइए इसमें से कौन थे जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान नहीं दिया था। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेफन यम कोवे। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान नहीं दिया। कर्ट लेविन ने भी दिया था, V.R. वकिंगम ने भी दिया था और स्टेफन एम कोरे ने भी दिया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में स्टेफन एम कोवे ने योगदान नहीं दिया। स्टेफन एम कोवे जो थे वो एक अमेरिकी लेखक थे। क्रियात्मक अनुसंधान को एक शैक्षिक नवाचार मानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को क्या माना जाता है? शैक्षिक नवाचार। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी समस्या का तुरंत समाधान निकालने के लिए करते हैं। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम तुरंत इसका जो है वो समाधान का रूप में प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करना, डेटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना जैसे चरण शामिल होते हैं। कौन से चरण होते हैं? जो समस्या, जो प्रॉब्लम होती है उसकी पहचान करो कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, फिर प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करें, डेटा को एकत्र करें और फिर उसका विश्लेषण करें। ऐसे कई सारे चरण होते हैं शामिल। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी? ऑप्शन ए है क्रम सूचक मापनी ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन बी है नामिक मापनी नॉमिनल स्केल, ऑप्शन सी है आनुपातिक मापनी रेशियो स्केल और ऑप्शन डी है समान अंतराल मापनी इक्वल इंटरवल स्केल। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी अनुपातिक मापनी। शिक्षा मनोविज्ञान में अनुपातिक मापनी मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि यह मापन सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होता है। इसमें अंतराल स्तर की जितनी भी विशेषताएं होती हैं सारी की सारी समाहित होते हुए परम शून्य भी होता है। यहाँ शून्य से आशय किसी विशेषण की अनुपस्थिति से होता है। इस स्तर पर परम शून्य बिंदु को मापनी का वास्तविक आधार बिंदु कहा जाता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अनुपातिक मापनी माना है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर नामित मापनी होगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है which of the following psychologist is not related to theories of child development? यानी कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है अल्बर्ट बंडूरा और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो। ठीक है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन? तो जो अब्राहम मास्लो थे वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी सारे संबंधित है। जीन पियाजे भी हैं, अल्बर्ट बंडूरा भी हैं, लेव वाइगोत्स्की भी हैं, लेकिन अब्राहम मास्लो नहीं है। हमारा व्याख्या कह रही है कि अब्राहम मास्लो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अब्राहम मास्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानवतावादी शरीर विज्ञान का जनक माना जाता है। यानी किसका माना जाता है? मानवतावादी शरीर विज्ञान का जनक। विकास क्या होता है? विकास शब्द किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन जैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को क्या करता है? संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि विच मेथड इज नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी? यानी कि अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? ऑप्शन ए है जुड़वा बच्चों का अध्ययन ट्विन स्टडी, ऑप्शन बी है अभिभावक बालक विश्लेषण पेरेंट्स चाइल्ड एनालिसिस, ऑप्शन सी है दत्तक ग्रहण अध्यापन अध्ययन और ऑप्शन डी है समवयस्क समूह अध्ययन। ऑप्शन डी समवयस्क समूह अध्ययन ये वैध नहीं है। बाकी सारी की सारी वैध है। जुड़वा बच्चों का अध्ययन भी,
अभिभावक बालक विश्लेषण भी और दत्तक ग्रहण अध्ययन भी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन करने के लिए समवयस्क समूह अध्ययन वैध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समवयस्क समूह के लोगों का संबंध अलग अलग परिवारों से होता है और समवयस्क समूह के गठन में जो आनुवंशिकता होती है उसका कोई योगदान नहीं होता। आनुवंशिकता होती क्या है? आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वर्णों के संचरण या माता पिता से संतानों के लिए वर्णों की जो विरासत होती है उसको संदर्भित करती है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द observable physical and psychological characteristics of an individual is termed as dash। ऑप्शन ए है प्रोटोटाइप, ऑप्शन बी है कार्योटाइप, ऑप्शन सी है फिनोटाइप, ऑप्शन डी है जीनोटाइप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनोटाइप। ठीक है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि किसी व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के कहते हैं। ये किसी व्यक्ति को वंशानुगत रूप से मिले जीन के व्यक्ति है। किसी व्यक्ति की विरासत में मिली विशेषताओं के कारण जो फिनोटाइप है उस व्यक्ति के स्वरूप को किसी भी वातावरण में क्या कर सकता है? निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू विच परस्पेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक एंड प्री अरेंज्ड स्कीम विद इन द बॉडी, यानी कि किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। ऑप्शन ए है वातावरणीय इन्वायरमेंटल, ऑप्शन बी है सामाजिक सोशल, ऑप्शन सी है जैविक बायोलॉजिकल, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और जो पूर्व व्यवस्थित प्रणाली है उसको दर्शाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। जैविक परिप्रेक्ष्य मानव विकास में आनुवांशिक विरासत और जैविक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। बाल विकास समय के साथ बच्चों के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है इनसे संबंधित है और यह बताता है कि यह क्यों और कैसे होता है। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच कैसी क्रिया है? पारस्परिक क्रिया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का CDP का प्रीवियस ईयर का पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इससे टोटल 30 क्वेश्चंस पूछता है। आई होप आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हमने नेक्स्ट वीडियो में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।